नमस्ते विजेंद्र गुप्ता जी। स्पीकर की कुर्सी कंफर्टेबल है? स्पीकर की कुर्सी कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इस सबको, स्पीकर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं हमेशा रहनी चाहिए। ये जज्बा हमेशा रहना चाहिए कि ये देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक परंपराओं से ही ये देश चलना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, शू ऑन द अदर फुट। जी जी। तो एक दौर था जब आप विपक्ष में रहकर सत्ता पर आरोप लगाते थे और स्पीकर पर कहते थे कि आप फेयर नहीं हैं, आप पार्टिजान हैं, और फिर कई बार आपको बाहर निकाल दिया जाता था असेंबली से और ये सब। आज आप वहां बैठे और लोग आपको घूम के कहेंगे आप पार्टिजान हैं, आप फेयर नहीं है। देखिए, तो मैं कभी आप सोचते हैं अरे यार जो मैं पहले कहता था वही अब मुझे सुनना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि इतना तो जरूर है कि मैं विपक्ष में था और विपक्ष बहुत छोटा था और वो एक लंबा दौर था 10 साल का, लेकिन मैं उस चेयर पर आज बैठकर इतना जरूर सोचता हूं कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो सिक्के के दूसरे पहलू पर भी आपको नजर डालनी होगी कि जहां मैं बैठता था उसकी भी अपनी एक आवश्यकता है जी। उसकी भी अपनी एक मर्यादा है, उसकी भी एक अपनी जिम्मेदारी है। और अब मैं जिस चेयर पर बैठता हूं तो मैं समझता हूं कि उस चेयर की भी अपनी मर्यादाएं, जिम्मेदारी और उनकी जो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा करें। ये आपने पंचों वाली बात कह दी कि जब पंच कुर्सी से उठ जाता है तो अलग हो जाता है, जब कुर्सी पे बैठता है तो उसको उस कुर्सी की गरिमा को याद रखना। पर कभी तो आपको लगा होगा कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मैं तुमको भी थोड़ा सबक सिखाऊंगा। कभी ऐसा मन नहीं लगता कि थोड़ा ऐसा? देखिए, ह्यूमन नेचर है, विचार मन में आ सकता है, लेकिन वो जो कुर्सी है वो शायद किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की एक पैटर्न के रूप में, एक कस्टोडियन के रूप में वो कुर्सी है और उस कुर्सी की अपनी एक मर्यादा है। अगर उस मर्यादा को मैं नहीं निभाऊंगा तो शायद उस कुर्सी के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो इसलिए मेरे लिए मेरी व्यक्तिगत विषय कुछ भी हो, लेकिन जो कुर्सी की मर्यादा है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। जी। फिल्म शोले आपने देखी है सर? उसमें असरानी साहब जेलर की भूमिका निभाते हैं जी और वो कहते हैं कि हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली में सरकारें बदल गई, विपक्ष बदल गया, पर दिल्ली नहीं बदली, ये लोग कहते हैं, आप मानेंगे इसको? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। उसका कारण है कि ये तो बात तय है कि मैं भी एक सिटीजन हूं और सिटीजन के नाते से मैं कहता हूं कि दिल्ली बहुत तेजी से बदल रही है और आज भी जो एक नया दौर दिल्ली में शुरू हुआ है, दिल्ली देहरादून जो हाईवे, उससे डेफिनेटली दिल्ली का विस्तार तो हो ही रहा है। अभी रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ RRTS, अभी दिल्ली करनाल, फिर दिल्ली अलवर, ये सब दिल्ली के स्वरूप को बदल रहे हैं। अभी UER2 आया। मैं जिस असेंबली से इलेक्ट होता हूं, जो मेरा निवास स्थान है, मेरा घर है जहां, रोहिणी, तो UER2 का एक दायरा है वो दिल्ली को विस्तार देता है। ये बात तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक डिटर्मिनेशन से दिल्ली के लिए, और अब तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है, माहौल है एक काम का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली बहुत आवश्यक है।
अभी आपने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात की, आपने कनेक्टिविटी की बात की कि दिल्ली में आना सुगम हो गया, पर दिल्ली में रहना कब सुगम होगा? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। इस पर मेरा ये मानना है पूरे देश का समान अधिकार है। ये किसी रीजनल, किसी उस तरह के मनभाव से इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मिनी भारत है, और चूंकि राजधानी है तो बहुत तेजी से दिल्ली में माइग्रेशन भी होता है। दिल्ली की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो उससे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं, उससे अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में रोजाना आने वालों की संख्या को अगर आप जोड़ लें जी तो वो 2.5 से 3 करोड़ हो जाती है। जी कितने लोग ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, सड़कों पर हैं, दुकानों पर काम करते हैं, दफ्तरों में आते हैं। तो दिल्ली एक यूनिफाइड, एक कॉम्प्लेक्स मेट्रो सिटी है, मेगा मेट्रो सिटी है। एग्री। और ये अच्छी बात है कि दिल्ली आगे बढ़ रही है। दिल्ली में लोगों का रुझान है, दिल्ली लोगों को आकर्षित करती है, दिल्ली में लोगों को रोजगार की और अपने व्यवसाय की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर दिल्ली देती है। तभी तो दिल्ली दिल्ली है। ऐसे में कुछ समस्याएं भी उसके साथ साथ ट्रैवल करती हैं, और कई बार होता है कि प्रोपोर्शन जो है, जितनी तेजी से ये सब हो रहा है, उसी गति से उसकी समाधान के लिए भी कार्य की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, और वो कोशिशें हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ ये भी एक चैलेंज है। आज दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसको कहेंगे, वो मुझे लगता है वर्ल्ड में हाईएस्ट है जी। अब जब हाईएस्ट डेंसिटी है और दिल्ली का विस्तार हो रहा है, दिल्ली में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, दिल्ली फोकस हो रही है, तो फिर एनसीआर को अगर हम लेकर के चलते हैं तो शायद बेहतर होगा, बेटर होगा दिल्ली के बारे में विचार करना। खाली अकेली दिल्ली के बारे में विचार करने से दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें इसको एनसीआर के दायरे से देखना होगा, और ये जितने हाईवेज बन रहे हैं, जितनी कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉम्पिटेंट होगा, जितना तेजी से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी एक फ्रीक्वेंसी जो है, वो एक अवेलेबिलिटी कहिए, उसकी रिलायबिलिटी जितनी स्ट्रांग होगी, उतना दिल्ली ज्यादा अच्छा ग्रो करेगी। ये सारी बातें तो ठीक हैं, ये कब इम्प्लीमेंट होंगी? ये तो हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही ऐसा हैं। नहीं, बिल्कुल। ये तो सभी लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी जरूर महसूस करते हैं। वो ठीक है, अभी आप एंकर हैं तो आपको लगता है कि सवाल तो पूछने ही है, और पूछने भी चाहिए। सवालों में इतना दम होना चाहिए कि लोगों को उसके जवाब सुनने का भी एक मन में एक कौतूहल हो जी। और ये आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि ये हम सब दिल्ली वालों की जरूरत है, आवश्यकता है, और एक आम दिल्ली वाले के प्रश्न हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं, और मेरे जवाब भी एक दिल्ली वाले की हैसियत से ही आपके पास आ रहे हैं। मुझे लगता है हम सब चाहते हैं कि दिल्ली स्मूथ हो, कूल हो, और दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरी हमेशा एक सोच रहती है कि अब दिल्ली को वर्टिकली ग्रो होने की जरूरत है। वर्टिकली ग्रो होने वर्टिकल हम देखिए, बड़े बड़े शहर देखिए, एनसीआर देखिए, आप नोएडा देखिए, आप गुड़गांव देखिए, अब फरीदाबाद में भी कुछ हलचल है, और फिर चंडीगढ़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, जब तक आप इसको वर्टिकली रीडेवलपमेंट पर नहीं जाएंगे, वर्टिकल एंगल से, तब तक शायद जो स्पेस हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि दिल्ली की सीमाएं डिसाइडेड हैं, उनके बाहर जाना संभव नहीं है। तो अगर हम अब दिल्ली में अब डीडीए के फ्लैट्स आप देखते हैं जी, तो डीडीए आया था 1961 में। तो जब डीडीए 1961 में आया था तो फिर डीडीए का डेवलपमेंट भी तभी से शुरू हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो आज दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स जो हैं वो 50 से 60 साल पुराने भी हो गए हैं। जी।
तो अगर 60 साल पूरा तो उनका रीडेवलपमेंट तो आपको लगता है कि जरूर होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। वो आफ्टर ऑल हर बिल्डिंग की अपनी एक लाइफ है। इसी तरह से बाकी डेवलपमेंट भी जो जहां जहां जो जो स्थिति है उसमें रीडेवलपमेंट जो है वो मुख्य, अब दिल्ली का मुख्य मुद्दा है रीडेवलपमेंट। एक तो आपने रीडेवलपमेंट की बात की और वर्टिकल डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो स्पेस भी मिलेगा, पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगा, पार्क्स के लिए प्रावधान जो जिस तरह से आप बना सके फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली अगले 10 साल तक चैन की सांस नहीं ले सकती। नहीं, क्योंकि जितना रीडेवलपमेंट होगा उतना कंस्ट्रक्शन होगा सर, और जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतना पोल्यूशन होगा। देखिए ये तो फिर ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन जैसा है। ये तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा सारा, क्योंकि ये बात मैं इसको इस तरह कह सकता हूं कि अगर हमें दिल्ली के फ्यूचर को आने वाली जनरेशन्स के एंगल से प्लान करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। क्योंकि कभी हम हालात को सरेंडर तो नहीं करना चाहिए। अगर हम आज कोई स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाली जनरेशन्स हमें कहेंगे कि आप लोगों ने सही समय पे कदम नहीं उठाए थे, और जो हमसे पहले लोग थे उन्होंने सही समय पे नहीं सोचा था। तो आज दिल्ली में दो लोग दिल्ली से पलायन कर जाएंगे। आप ये देखिए कि अगर हमने इस परिस्थिति में कोई एक प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं कि एक्शन प्लान जो है वो हमारे सामने जो मैं कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट एक्शन प्लान है वर्टिकल, और इस पर तुरंत कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। जो एफएआर है उसको भी हम अगर ग्राउंड कवरेज को आप कम कर दें और उसको तो फिर ये आपका आइडिया तो बहुत सही है सर। तो इसकी लेकिन शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पुराने डीडीए फ्लैट से होनी चाहिए कि लटियन से होनी चाहिए? नहीं, ये जो रीडेवलपमेंट है ये तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसको ये मानिए कि ये कोई फोर्सफुली होने वाला काम नहीं है। हर काम को अगर सफल करना है तो उसके पीछे मोटिवेशन होना चाहिए। अगर वो मोटिवेशन होगा तो लोग खुद आगे बढ़कर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज अगर एक फ्लैट जिसका स्पेस जो है वो मैं कहता हूँ 1000 स्क्वायर फीट है, और मैं उसको कहता हूँ कि आपको मैं 2 बेडरूम सेट की बजाय 4 बेडरूम सेट दे सकता हूँ, तो आप मना करेंगे? नहीं, उनका तो प्रॉब्लम लटियंस दिल्ली में तो प्रॉब्लम पीछे के जो एक एकड़ की जो गार्डन मिल रही है ना वो इशू है। पॉइंट गार्डन 1.5 एकड़ का हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ अच्छा, आपका फ्लैट जो है ठीक है वो 2 बेडरूम से बढ़कर 3 बेडरूम का हो जाएगा। नई कंस्ट्रक्शन होगी, आपका पार्क 1 एकड़ से बढ़कर 1.5 एकड़ हो जाएगा। आपके स्पेस में 100 कार खड़ी करने की जगह वो मैं 200 आपको कर दूंगा, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और मैं आपको गुड़गांव की सोसाइटी ले जाकर दिखाऊंगा कि आप देखिए ऐसी मैं आपकी सोसाइटी बना दूंगा। ये रीडेवलपमेंट वाला काम मुंबई में होता है। यही रीडेवलपमेंट है। आज अगर एक कैंपस एक माली सोसाइटी है उसको सपोज 200 एफएआर मिला हुआ है और उसको कहते हैं कि अब आप 400 ले सकते हैं, आप रिकंस्ट्रक्ट करिए, रीडेवलप करिए, आपको 400 एफएआर मिलेगा। लेकिन जो ग्राउंड कवरेज है वो आपको 80% आपको एरिया को खाली रखना होगा, जिसमें आप गार्डन बनाइए, आप पार्किंग बनाइए, आप अदर जो सिविल एमिनिटीज है, जो कम्युनिटी फैसिलिटीज है उनको डेवलप कीजिए। और उसमें से 200 से 400 होगा तो 200 से 300 तो हर इंडिविजुअल ले ले, और 100 जो है वो थर्ड पार्टी को दे दे जो उसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को गिर ले। तो उसमें एडिशनल फ्लैट्स आ जाएंगे क्योंकि हाई राइज हो जाएगा जी, और हाई राइज होगा तो नए फ्लैट्स आएंगे जी, तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी निकलेगी और नई कंस्ट्रक्शन भी होगी और स्पेस भी बढ़ जाएगा। ये मॉडल तो ये मुंबई में चलता है, ये मुंबई में यही मॉडल है। ये मोटिवेशनल है, ये कोई तुगलकशाही से नहीं हो सकता। करेक्ट। ये कोई नादिरशाही से नहीं हो सकता कि चलिए अब सबकी बिल्डिंगें गिराई जाएंगी, अब ऊंची खिड़की जाएगी। वो तो खुद ये देखिए ये एक आंदोलन है, इसमें हर एक व्यक्ति इसमें बढ़कर आगे आएगा कि मुझे ये फैसिलिटी लेनी है। तभी जन आंदोलन जब बनता है तभी बदलाव आते हैं और सुधार होता है। कभी प्रशासनिक डंडागिरी से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैंने आपको कुर्सी पर प्रश्न एक शुरू में पूछा था, वो इसलिए पूछा क्योंकि आजकल चेयर को इम्पीच करने का एक फैशन सा हो गया है।
इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आपके सामने कॉफी टेबल लाया हूँ, मैं इस पर अब आप इसको जरूर देखिएगा तो इसके आपको लगेगा कि इस चेयर को किस तरह हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जी अपने ओहदे से, अपने विवेक से इसको एक पोजीशन दी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर जो है ये विठल भाई पटेल जी की है। विठल भाई पटेल इन अगस्त 1925 24 अगस्त, हाँ, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट उस वक्त यानी कि जो चेयर होते थे उनको स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहा जाता था। और विठल भाई जवेर भाई पटेल वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल के बड़े भाई, सरदार पटेल साहब के बड़े भाई हैं। सो ही वॉज इलेक्टेड ओवर बाय 2 votes. He beat Rangacharya ji, if I remember. So 56 votes and 58 votes. So ये कमेमोरेट करने के लिए, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, मैं बस एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, पुराना सदन और नया सदन जो है जी। हाँ यही फोटो है जी जी। आप जरा बताइए इसके बारे में। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की असेंबली है आज की डेट में। ये फर्स्ट पार्लियामेंट है इंडिया की और ये 1912 में इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए देश की राजधानी कैलकाटा थी। तो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज V इंडिया आए थे और उन्होंने दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ था 3, उसमें ये अनाउंस किया था कि अब देश की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। आपको मैं एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है, इसमें उसका QR कोड भी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर हमें एक सेक्रेटेरिएट बनाना है, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था दिल्ली के अंदर और उनके पास गवर्नेंस के लिए, रूल करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने 8 महीने में जो दिल्ली की असेंबली है इसको बनाया था और 1913 27 जनवरी को यहाँ पर हाउस की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई थी। तब थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद 2 हाउस सिस्टम आया 1921 में। तो ये जो फोटो है ये विठल भाई पटेल जी दोनों हाउसेज में प्रेसिडेंट रहे हैं। ये जो ऊपर वाले हाउस में जब वो इलेक्ट होके आए 24 अगस्त 1925 को, और उसके बाद ये जो पार्लियामेंट नीचे दिखाई जा रही है ये 18 जनवरी 1927, आप जरूर इसको देखें। 18 जनवरी 1927 को ये इनॉग्रेट हुई थी और तब विठल भाई फिर उस चेयर पर जाकर बैठे थे जिसको अब संविधान सभा कहा जाता है। अब ये सेकंड हो गई है पार्लियामेंट, क्योंकि अब एक नई पार्लियामेंट हमारे सामने है। तो और ये तीनों यहाँ इसके कवर पे हैं। इस पर तो हाँ, इस पर तो आप पूरा एक सेशन करेंगे, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। जी मैं समझ गया, लेकिन ये फांसी घर वाला क्या एंगल है? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मतलब बहुत दुख है मुझे जो लोग पॉलिटिक्स में भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का, और मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं एक डेकोरम से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब लोग इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें सेंध लगाते हैं और हमारे शहीदों का अपमान करते हैं। और ऐसा ही किया है उन लोगों ने जिन्होंने उस नोबल, उस पवित्र जगह को, जो देश की संसद थी, जहां से रॉलेट एक्ट, गांधी जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, कि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार किसी चैम्बर में प्रोसीडिंग्स देखने गया हूं विजिटर्स गैलरी में, और वो ये दिल्ली की असेंबली है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। और उस दिन रॉलेट एक्ट पर बहस चल रही थी। और रॉलेट एक्ट वो रॉलेट एक्ट है जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत की थी। तो सही इतिहास और कल 13 अप्रैल थी आनंद जी, जब जलियांवाला बाग हुआ, तो यहाँ कानून पास होता है इस असेंबली में, और उसके बाद दिल्ली की चांदनी चौक में मशीन गन चलती हैं 30 जनवरी 1919 को, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग होता है। नटशेल में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो असेंबली है इसमें लाला लाजपत राय मेंबर रहे हैं, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं, इसमें मदन मोहन मालवीय जी के 440 स्पीचेज हैं, वो 20 साल मेंबर रहे हैं,
इसमें बिपिन चंद्र पाल मेंबर रहे हैं, इसमें तमाम फ्रीडम फाइटर्स इसमें मेंबर रहे हैं और उनका योगदान है। और अभी मैं आपको, मुझे मौका देंगे आप कभी, तो हमने अभी प्रोसीडिंग्स जो है, जो आपने एक पेज पढ़ा है, मैंने ऐसे 89 वॉल्यूम की प्रोसीडिंग्स बनी है विठल भाई पटेल जब चेयर पर थे जी। 1924 से 1930 तक पूरी प्रोसीडिंग्स है, उसमें एक एक शब्द है, एक एक कोमा फुल स्टॉप तक है। तो यहां कभी कोई फांसी घर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो फिर ये आया कहां से? ये यही हम जानना चाहते हैं उन लोगों से जो सिर्फ गलतफहमी पैदा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जो फूड लिफ्ट है, जो लिफ्ट यानी कि जब सेशन चलता था तो जो मेंबर्स हैं वो एक शॉर्ट ब्रेक जैसे टी के लिए जिस जगह पर आकर बैठते थे, तो वहां एक फूड लिफ्ट है जो नीचे से फूड को कुक फूड हाँ जी, कह सकते हैं, उसको ऊपर ले जाती थी और वहां पर चेयर्स वगैरह होती थी और वहां पे एक कैंटीन जिसको कहा जा सकता है आज की लैंग्वेज में जी। उस समय उसको कैंटीन नहीं कहा जाता था। उस लिफ्ट को कहा गया कि ये फांसी का फंदा है और एक साथ दो लोगों, चूंकि दो लिफ्ट फूड लिफ्ट थी, आज भी है वो, तो कहा गया कि जो दो फूड लिफ्ट है इस पर यानी कि दो लोगों को फांसी दी जाती थी। इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार अगर कोई राजनीतिक दल इस देश में कर रहा है तो संभल के रहना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र की जो खूबी है उसमें अगर कुछ लोग इस तरह से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनको, उसमें भी लोकतंत्र में उसके लिए जगह है उन लोगों के लिए। वो तो है सर, क्योंकि अभी चल रही है उनकी सरकार। जी जी। कहीं और चल रही है, यहाँ पर वो ठीक है, लेकिन मैं अभी तो असेंबली, दिल्ली की असेंबली का कस्टोडियन हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ और ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। जो शहादत का, शहीदों का, उनके सेक्रीफाइस का एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर और उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाते हैं। पॉलिटिक्स असाइड, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, पर मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि 15 साल अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, उन्होंने दिल्ली के साथ सही किया, गलत किया? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि उनको जो मौका दिया वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, बाकी उन्हें करने नहीं दिया गया। देखिए, मैं खुद उस हाउस का मेंबर रहा हूं, विपक्ष का नेता रहा हूं, मैं आए दिन वो सारी हरकतें वहां देखता था जो वहां होती थी, जो जिस तरह का मुखौल पूरा था। अब ये मौका नहीं है वो सारी बात करने का, क्योंकि जो गुजर गया, जो चला गया, वो गुबार था। तो उस गुबार को, उस धुएं को याद करने का, हाँ, लेकिन वो एक दौर था तकलीफ का जिसमें एक अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली के, जो सवाल आपके हैं उनके शायद बहुत सारे प्रश्नों का आज जवाब होता, लेकिन वो 10 साल दिल्ली के इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखे जाएंगे, क्योंकि उस दौर में दिल्ली और दिल्ली के लोगों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जो किया जा रहा था, वो कई बार उनका ये आर्गुमेंट है कि क्योंकि ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट है, सेंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट का हाथ है इसमें, तो इसलिए वो सक्षम तरीके से और सही रूप से नहीं कर पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा तो सेंटर ने ही करने नहीं दिया। देखिए, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह है, विचारधाराएं अपनी जगह है, लेकिन गवर्नेंस का एक ही मॉडल होता है जी, गवर्नेंस की एक ही भाषा होती है, गवर्नेंस की एक ही जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सर्व करना, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गोल एक होना चाहिए कि हमको मिलके इस काम को करना है। लेकिन अगर पहले दिन से ही पॉलिटिक्स माइंड में हो और गिमिक हो, और जैसे यही फांसी घर वाली बात, हाँ, ऐसे ही 10 साल होता रहा, ऐसे ही झूठ परोसते गए, ऐसे ही लोगों को गुमराह करते गए, ऐसी ब्लेम गेम चलती रही,
मैं ऑन रिकॉर्ड, मैंने हाउस में भी, हाउस के बाहर भी जब चीजें की, तभी तो आपने कहा कि आपको तो बाहर ले जाते थे जी। क्योंकि बोलने ना देना। अभी तो मैंने टाइमर लगवा दिए हैं, आप हमारे हाउस में आएंगे तो टाइमर लगे हुए हैं, हर मेंबर को कितना टाइम दिया जाएगा चेयर से अनाउंस होता है और उतने मिनट वो बोलता है, पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है। और क्योंकि वो दर्द था ना कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे जो बात मैं कहना चाहता हूं मुझे कहने नहीं दी जा रही, क्योंकि वो सरकार के लिए दिक्कत की हो सकती है। तो लोकतंत्र में, सदन में अगर सरकार ये बात सोच करके कि इनके बोलने से हमको दिक्कत आएगी, उसको बोलने मत दो, तो वो दौर मैंने देखा है। देखिए, बीजेपी ने दिल्ली में करीब 28-29% से लेकर 33% वोट शेयर हमेशा दिल्ली का रहा, बीजेपी का, सालों दर, और अधिकांश आपने विपक्ष में बिताया। यानी दिल्ली के पास जब कांग्रेस की सरकार हो, आपकी सरकार हो, बीजेपी हमेशा विपक्ष में थी, विपक्ष में। अब जब आपके 5 साल हो जाएंगे, जब चुनाव वापस आएंगे, तो विपक्ष में कौन होगा? अभी यहां से एक कांग्रेस की नेता भी जा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई कुछ दिल्ली में भी नजर आया करो आप। अब ये तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना है कि उनको दिल्ली में कितना। नहीं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस होगी, आप होगी, या कोई और होगा, या बीजेपी में से ही शायद हम के विपक्ष? मुझे तो लगता है कि देखिए, अब मैं यही कह सकता हूं कि लोगों को, जो लोगों ने विश्वास किया है उस पर ये सरकार खरी उतरे, लोगों की समस्याओं का हल भी हो और दिल्ली बेहतर हो जाए, रहने के योग्य दिल्ली बनी रहे और बेहतर हो जाए। और जब लोग अच्छा काम करेंगे तो लोग उनको चुन करके लाएंगे। और विपक्ष की जहां तक बात है तो उसमें तो अब उनको ही आपस में तय करना चाहिए कि नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बिना विपक्ष के तो सरकार का भी मजा नहीं है ना। ये तो बात सही है। हाँ, बिना विपक्ष के सरकार कोई तो चाहिए जो होनी नहीं पिन चुबाते चाहिए। रहे और हमको बिठाते रहे, सीधा अलर्ट रखे, है ना। विपक्ष जरूर रहना चाहिए और विपक्ष से ही सदन की भी सुंदरता है। हाँ। उसकी भी अपनी एक गरिमा है विपक्ष के होने से, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है जब 70 में से 67 लोग एक दल के थे और हम सिर्फ 3 थे। कई बार आनंद जी, सदन में ऐसी स्थिति थी, ऐसा लगता था मॉब लिंचिंग हो रही है। मतलब जावेद तो बैठे हैं, उन्होंने तो कवर करते थे, तो बाकी लोग भी, तो मुझे लगता था कि अचानक ये क्या हुआ कि चारों तरफ से पीछे आगे सबने घेर लिया है और धक्का दे रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है। मैंने क्या किया है? मैं भी तो चुनकर आया हूं इसमें, तो मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों धक्के दिए जा रहे हैं? तो ये इस तरह का भी इतना भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। विपक्ष को होना चाहिए और विपक्ष की बात भी आनी चाहिए। विपक्ष की आवाज भी जनता की आवाज है। देखिए, महिला मुख्यमंत्री फिर से हैं, तो कुछ समय के लिए सुषमा जी थी, शीला दीक्षित जी थी, और अब रेखा जी हैं। अब एक ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन होगा, 33% एक्स्ट्रा सीट्स, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। आपका विचार क्या है? कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा कि अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। बात तो पता नहीं कब से चल रही थी, 4-5 दशक से तो हम ही सुन रहे थे। जब 1987 में पहली बार विमेन रिजर्वेशन की बात आई थी तो लोकल बॉडीज को रिजर्वेशन दिया गया था। तो हम कहते थे कि भाई लोकल बॉडीज में तो ठीक है, पर जब मानेंगे तो जब जहां पर खुद बैठे हैं कानून बनाने वाले लोग, वो अपने में से रिजर्वेशन देंगे। तो कभी बात करती थी कोई सरकार, मैनिफेस्टो में तो सब रखते थे कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। फिर जब सदन में बात भी उठती थी तो फिर एक सिरे तक पहुंचती थी तो फिर पक्ष विपक्ष ऐसा लगता था कि जैसे मिलकर के कुछ शोर मचा दिया और उसका हाउस उठ गया और सब चले गए और बिल सब इधर उधर हो गया। ऐसा भी दौर हुआ है। यानी कि बात करने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उसको पूरा करने में सब लोग कुछ अलग ही माहौल हो जाता था।
लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कहा सो कर दिया। हाँ, कर तो दिया, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इतनी महिला लीडर्स हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना महिलाओं को अवसर दिया है, इतना ग्रूम किया है उनको कि डिलिमिटेशन करके आप अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल रहे हैं, दिल्ली की असेंबली की सीटें बढ़ जाएंगी, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सीटें बढ़ जाएंगी, अगर आगे जाकर। महिलाओं को मौका मिलेगा तो वो ऑलरेडी ग्रूम्ड है, मतलब ग्रूम करने की आवश्यकता नहीं है, वो ग्रूम है। और 4.4% शेयर था पहली पार्लियामेंट में 1952 में जी, महिलाओं का 4.4% था, और फिर थोड़ा बढ़ा करते करते वो 5% हुआ, 5 हुआ। अभी ये जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है 2024 में वो 14% है, तो अपने आप तो 14% तक ही पहुंचा है, और वो भी 75 साल लग गए। पर कहीं आपको नहीं लगता ये फेलियर है सर कि 51% या 50% वोटर्स हैं, वोटिंग क्षमता में 50%, मुझे लगता है कि अब रिप्रेजेंटेशन में 14%। मुझे लगता है कि अब एक नया दौर शुरू हुआ है, अब महिलाओं पर जिम्मेदारी है बड़ी कि उनको अब ये सिद्ध करना है कि देर हुई लेकिन दुरुस्त हुआ। अब महिलाओं को ये प्रूव करना होगा कि अगर आधी आबादी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो डिलीवर कर रही है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो डिलीवर कर रही हैं। अभी नगर निगमों में तो स्थिति थोड़ी सी अलग है, उसमें पति पार्षद हो जाते हैं। जी, 2 मिनट का समय है सर, 2 प्रश्न जल्दी आपसे मैं पूछूंगा। एक, ये एलजी साहब के ऑफिस, अब तो नए गवर्नर साहब हैं, नए एलजी हैं, तो समीकरण बैठ रहा है वहां, बहुत बढ़िया है, तालमेल है ठीक ठाक क्यों नहीं है कि मुझे या फिर से ये है? आपको कुछ लग रहा है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अभी तक तो दिख नहीं रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं। आप पत्रकार हैं, आप एक चैनल है, तो आपको तो आपका तो काम है कुरेदना, और जो नहीं है उसमें से भी कुछ निकालना, तो आप कुरेदते रहिए, कुछ निकलने वाला नहीं है। मैं बस पूछ रहा हूं कि काम जितना जल्दी होता हुआ दिखेगा उतना हमको लगेगा कि ऑल इज वेल, काम नहीं होगा। चलिए, अंतिम 1.5 मिनट है, तो मैं आपसे पूछूंगा 3 चीजें जो आपको लगता है अगले 1 साल में, या तो इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन एंड बिल्स या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंडिंग वर्क, 3 चीजें जो आपको लगता है कि आपकी सरकार या ये सरकार, इस सरकार को करना चाहिए, या आपके सदन में ये आप होता हुआ देखना चाहेंगे। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीमेंस बिल तो ये तो कानून बन जाएगा जब इलेक्शन जहां भी होंगे, वो उसमें डिलिमिटेशन हो जाएगा। ये तो अब ऑटोमेशन मोड में आ गया, मेरे को लगता है। हाँ, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूं, इसके अलावा दिल्ली में, हाँ जी, आपके जो सदन में 3 ऐसी बिल्स या कुछ ऐसी रूल्स या लेजिस्लेशन लॉज जो आप लाना चाहते हैं या चीजें होती हुई देखना चाहते हैं दिल्ली में अगले 1 साल में। नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि दिल्ली का विकास, दिल्ली के लोगों का की सहूलियत, उनको मिलने वाली सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं, और दिल्ली की जो बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर हमको फोकस करने की जरूरत है, और उसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए, और मुझे लगता है उस पर उसी दिशा में काम भी हो रहा है। हाँ। एक जगह जहां आप चुपचाप चले जाते हैं खाने के लिए, जी, कहाँ जाते हैं? दिल्ली में आपसे नहीं छूटती वो आदत उसको खाने की। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। हाँ, फिर भी तो आप बता दीजिए, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, छोले भटूरे या छोले कुलचे कहीं के, या छोले पापड़ी भटूरे चाट तो कहीं मुझे के? लगता है सभी के फेवरेट होंगे। हाँ, बट फिर पर भी आप हम में कहाँ से- जाते हैं? हम में से बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी होंगे कि वो सिर्फ दूर से देख के खुश हो जाते हैं। नहीं, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा जी। हूँ, आप अभी वो स्टेज पे तो नहीं पहुंचे ना कि दूर से देखकर खुश हो रहे हैं? नहीं, उसको कम तो खाना चाहिए भाई। देखो, फेवरेट चीज को तो अब आप समझिए ना, फेवरेट तो तभी हो सकता है इसलिए ज्यादा फेवरेट हो। और अभी कल मिले थे मुझे वो सीताराम भटूरे वाले एक जगह पे। अब आ गए। अच्छा, अब समय समाप्त हो गया। एक चीज जो आप कहते हैं कि भाई मेरे खाने में होना चाहिए हर रोज, मेरे खाने में, हाँ, लंच में जब आपके पास लंच आता है, जब कोई एक चीज, अब आप मेरी हेल्थ से देख लीजिए क्या चीज हो सकती है।
मैं गैस तो वो वाली लिस्ट तो बहुत लंबी है सर। पर फिर भी कोई एक चीज जो आप कहते हैं कि भाई ये नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा खाना। ऐसा मेरा कोई रिजर्वेशन भी नहीं है और कोई, मैं सभी चीजों को पसंद करता हूँ, वेजिटेरियन। और ये है कि सैलड वगैरह अगर अच्छा हो तो और भी खाने का आनंद बढ़ जाता है। हाँ, ये सैलड कह करके हेल्दी ऑप्शन की तरफ घुमा दिया उन्होंने। और फिर कहते हैं मुझे देख करके आपको लग रहा है कि मुझे क्या पसंद है। बट विजेंद्र गुप्ता जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम सर। नो टाइम फॉर क्वेश्चन सर।